ये दादरपुर वाला कांड एक सुनियोजित कांड लग रहा है और 2027 के चुनाव का ये रिहर्सल है। लेकिन इस घटना ने उनके सोच को तार-तार कर दिया कि सबका टारगेट ब्राह्मण है। आज इटावा ही नहीं, पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग जो विद्वान हैं अपने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक चर्चा और एक मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है वो है इटावा का यादव कथावाचक कांड। अब उसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि उसके पास 2 फर्जी आधार कार्ड थे और वो अपना नाम छिपाकर कई जगह इस तरीके का कथा वो कर चुका है। लेकिन जब वो ब्राह्मण के गाँव में स्वयं पहुँच गया और अपनी पहचान छुपाकर कथा कर रहा था, बाद में खुलासा हुआ, जिसके बाद वहाँ के जो ब्राह्मण गाँव के लोग थे वो नाराज हुए और उसका सर मुड़वा दिए और उसके साथ कहा गया कि मारपीट भी की गई। उसके बाद अहिर रेजिमेंट गगन यादव के नेतृत्व में पहुंचा। कल बड़ी वहां पे जाम देखने को मिली, कई तरीके का विरोध देखने को मिला, पुलिस के पसीने छूट गए, यहां तक कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। तब वो भीड़ तितर बितर हुई, अराजकता का पूरा माहौल देखने को मिला। कहा यह भी जा रहा है कि अगर पुलिस प्रशासन एक ऐन वक्त पर अगर वहां पे सक्रिय ना हुई होती तो शायद ब्राह्मण गाँव में अहिर रेजिमेंट के लोग घुस जाते और कोई बड़ी घटना को अंजाम दे देते। त्रिपाठी जी कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? और ये जिस तरीके से एक यादव कथावाचक के साथ इस तरीके की घटना हुई और कहा जा रहा है कि वो व्यास पीठ पे बैठकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते, अश्लीलता और फुहड़ता फैला रहे थे, जिसके बाद ब्राह्मण समाज नाराज हो गया और कारण कि अपनी जाति छुपाकर इस तरीके से कथा हमारे गांव में करने घुसे थे। देखिए, जो आरोप लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगा, ब्राह्मण समाज को, कि कोई और जात कथा कहे, तो इस तरह का दुष्प्रचार करने वाले लोगों को मैं बता दूं कि आज देश में सैकड़ों गैर जात के लोग कथा कर रहे हैं। कहीं कोई इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हुई, न कहीं कोई उनको आरोपित किया कि आप अमुक जात के हो, कथा नहीं कर सकते हो। भगवान की चर्चा कोई कर सकता है और मेरा मानना है कि इस पर कहीं से विवाद उत्पन्न ही नहीं हुआ। ये दादरपुर वाला कांड एक सुनियोजित कांड लग रहा है और 2027 के चुनाव का ये रिहर्सल है। अब रिहर्सल किसने किया ये जांच का विषय है, लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा एकदम प्रतीत हो रहा है। दूसरी चीज़, कानून कतई ये इजाज़त नहीं देता कि किसी के मुंह पर कालिक पोतें, उसका बाल काटें या नंगा घुमाएं। अगर ये हमारे समाज के लोग किए हैं तो मेरा मानना ये गलत है और उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही सरकार ने किया, ठीक किया। लेकिन वहीं वहाँ जिला प्रशासन ने इतनी बड़ी लापरवाही किया कि जो 2 फर्जी अपनी आईडी बना करके, एक यादव जाति का और एक जाटव जाति का, दोनों अपने को ब्राह्मण कूट रचना करके और आईडी बनाए थे, उनके खिलाफ जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही न किया, देरी किया। इस वजह से ये आग भड़की है और ये आग जातीय हिंसा के रूप में देश और प्रदेश में फैल सकती है और दोनों वर्ग, ब्राह्मण सहित ऊंची जात के लोग और यादव सहित पिछड़ी जात के लोग धू धू करके इस प्रदेश और देश को जलाएंगे। ऐसी स्थिति में मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन है कि आपसी सद्भाव को देखते हुए, राष्ट्र और समाज को देखते हुए कठोर से कठोर कार्यवाही, जो भी गलत है ऐसी कार्यवाही सरकार करे कि रोंगटे खड़े हो जाएं। ये मेरा विनम्र निवेदन है। लेकिन फिर एक सबसे बड़ी बात जो हुई कि ये कांड होता है इटावा में और उसके बाद में अखिलेश यादव अपने पार्टी कार्यालय में सबको बुला लेते हैं जो कथावाचक थे, बिना सोचे समझे कि क्या ये फर्जी हो सकते हैं, क्या इसमें बातें हैं, क्या इसके पिछले रिकॉर्ड्स हैं इनके पंडित जी के, वो जो यादव पंडित जी बन रहे थे। उसके बाद उनको राशि से सम्मानित किया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं में जोश और उल्लास होता है, उनके गाने सुने जाते हैं और फिर ब्राह्मणों को अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ संप्रदा लोग हैं, कुछ ढोंगी लोग हैं, कुछ पाखंडवाद से, यानी कि ब्राह्मणों को जोड़ देते हैं सीधा सीधा और कहते हैं कि बताओ यादव बेचारे के साथ इस तरीके से किया गया, क्या आने वाले समय में जो ब्राह्मण हैं क्या वो पीडीए समाज से दान दक्षिणा और भागवत कथा करना बंद कर देंगे? इस घटना में श्री अखिलेश यादव जी ने घी डालने का काम किया आग में और अपने और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। वह एक राष्ट्रीय नेता हैं, उनका एक अलग कद है, राजनीति कर रहे हैं। एक जात विशेष के पक्ष में इस तरह से उतर करके और घटना को अंजाम दें, मुझे विश्वास नहीं था। उनकी विद्वता पर है
वो विद्वान व्यक्ति हैं, एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन इस घटना ने उनके सोच को तार तार कर दिया। मेरा ये कहना है इस पर कि एक कथाकार उसमें जिसका बाल मोड़ा गया, वो कहा, मैं टीवी पर देखा हूँ कि 10 बजे रात से वहाँ के ब्राह्मणों ने मुझे मारना शुरू किया और 6 बजे सुबह तक मारा। आप बताएं, 2 मिनट की मार में जिंदगी का अंत हो जाएगा, और रात भर इनको मारा गया। उसके बाद ठीक दूसरे दिन श्री अखिलेश यादव जी उन दोनों कथाकारों को कार्यालय बुला करके और नगद राशि दे करके और अंग वस्त्र दे करके सम्मानित कर रहे हैं और उनसे गीत सुन रहे हैं सार्वजनिक रूप से। तो जो घायल हुआ है उसको मरहम की ज़रूरत है कि उसी से आप गीत गवा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सम्मानित कर रहा हूँ। तो ये उनकी अंधभक्ति अपने जाति के प्रति होना चाहिए, वो करें, लेकिन एक जो देश का नेता है, सर्व समाज का नेता अपने को मान रहा है और अपने जाति के इस तरह के लोगों को जो फ्रॉड हैं, समाज विरोधी तत्व हैं, उन्हें सम्मानित करने का कार्य ठीक 24 घंटे के अंदर कर रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि देश और प्रदेश की राजनीति इनके हाथ में सुरक्षित नहीं रहेगी और घोर जातिवादी हैं। समाजवाद के नाम पर ये जातिवाद कर रहे हैं और ये देश और प्रदेश का हित इनसे संभव नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि देखो वहाँ पे यादव समुदाय की बात थी, यादव कथावाचक थे, अखिलेश यादव साथ आ गए। अगर यहाँ पे बहुजन की बात होती तो चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती, तमाम ऐसे नेता हैं जो तुरंत आ जाते। अगर कहीं ठाकुरों की बात होती तो कहा जाता कि राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, कई ऐसे नेता हैं, उनमें भी जो वो जोड़ दिया जाता है, तुरंत कहा जाता है इनके। लेकिन ब्राह्मणों के लिए कौन? अगर कल कहीं वहाँ पुलिस प्रशासन मुस्तैद ना होती और जो अहिर रेजिमेंट वहाँ आई थी इटावा में, सड़कों पर एकत्रित थी बड़ी भीड़, अगर वो कहीं गांव में घुस जाती, कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें महिलाएं डरी सहमी नजर आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमको धमकी दिया गया है कि तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, तुमको मार डालेंगे, तुमको ये कर देंगे। तो फिर ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा? ये खुली गुंडागर्दी है यादव बिरादरी के लोगों का। मैं देख रहा हूं कि अविवाहित लड़कियां तक उत्तेजित होकर के सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को गाली देने का कार्य कर रही हैं। क्या ये अच्छा लग रहा है माननीय अखिलेश यादव जी को या उस समाज के विद्वत समाज को? आज की स्थिति ये बनी है ना कि पूरे देश और प्रदेश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कि सबका टारगेट ब्राह्मण है। आज इटावा ही नहीं, पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग जो विद्वान हैं, अपने जगह के ठीक हैं, वो डरे सहमे हैं, बच्चे डरे सहमे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में इस तरह की खुली गुंडागर्दी, सरकार को चैलेंज किया जाए, पुलिस पर पथराव करे, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कड़ी कार्यवाही नहीं होगी तो प्रदेश में अराजकता का माहौल होगा और आपसी सद्भाव बिगड़ेगा। और आपसी सद्भाव जब बिगड़ेगा तो उससे कोई बचेगा नहीं। इसलिए मेरा बार बार आग्रह है कि सरकार कड़ा से कड़ा ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करे और हर जिलों में कड़ी दृष्टि रखी जाए कि इस तरह के अवांछनीय तत्वों को या सोशल मीडिया में असंसदीय भाषा और मर्यादित भाषा का जो प्रयोग करें और गुटबाजी करें। हम लोग भी जात की राजनीति कर रहे हैं, वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज 24 साल हो गया, मैं कभी भी इस तरह का भाव नहीं प्रस्तुत किया, विचार नहीं प्रस्तुत किया कि किसी की भावना आहत हो। उस तरह से भी ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के चलता है, वही सच्चा ब्राह्मण है, सबको जोड़ करके लेकर ब्राह्मणों वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को भिखमंगा कह रहे हैं डिजिटल पे लोग, सोशल मीडिया पे तमाम यादव जो युवा लड़के हैं भिखमंगा कह रहे हैं कि सुदामा जैसे भिखमंगे को हमने गले लगा लिया, यानी कि उनका तात्पर्य था भगवान श्री कृष्ण से। कह रहे हैं हम यदुवंश हैं, हम घर में घुस कर मारेंगे अगर इस तरीके की बातें होंगी। इनके पूर्वज हमारे यहाँ भिक्षा मांगते थे, उसी पे जीविका चलती थी, आज हमें ही ये बताएंगे कि हम किस राह पे जाएं? नहीं, ब्राह्मण भिखमंगा था, लेकिन वही ब्राह्मण सुदामा, कृष्ण, सुदामा का पैर जो है अपने आंसुओं से भगवान कृष्ण ने धोया था। लेकिन भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण बनाने वाले वही संदीपनी गुरु ब्राह्मण भी थे, जिन्होंने उनको भगवान बनाया। ये क्यों भूल जा रहे हैं? रह गई बात इस तरह के लोग तुच्छ ज्ञान वाले जो ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या भाव, प्रतिशोध का भाव रख रहे हैं, उनके लिए भी हित कर नहीं है। अगर राष्ट्र समाज के लिए नहीं है तो
उनके लिए भी, यादव वंश के लिए भी हितकर नहीं है। आने वाला कल बहुत ही कष्टदायी हो जाएगा, इसलिए वो सोचें। और विशेष रूप से इसमें आगे आकर के मैं अखिलेश जी से निवेदन करूंगा कि आप आगे आकर के इस विषाक्त स्थिति को, प्रतिकूल स्थिति को वो स्वयं नियंत्रण करें, अन्यथा उनके लिए तो विशेष रूप से ठीक नहीं होगा। कारण कि जो पीडीए बना करके जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आई है, ये ध्यान करें, पूरा अध्ययन करें। और ब्राह्मण जब तक विमुख रहेगा इनको सत्ता नसीब नहीं होगा। 5% 4% यादवों के बल पर ये सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरी चीज़, पिछड़ा वर्ग भी जान रहा है कि जब जब सपा की सरकार आई है तो एक जाति विशेष को लाभ पहुंचा और एक जाति विशेष को मजबूत करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया और लाभ लिया पूरे पिछड़ों का। आज पिछड़ा जान रहा है कि सिर्फ यूज की वस्तु बन करके समाजवादी पार्टी की सरकार में रहा हूं। अब समाजवादी पार्टी के साथ यादव के अलावा कोई पिछड़ा जाने को तैयार नहीं है। असली यादव की पहचान क्या होती है आपकी नज़र में? देखिए, अगर यह कहेंगे तो वो समाज के लिए पुराने, मैं 66 साल उम्र हो गई हमारी, जब छोटे थे तो हम लोगों के यहाँ, हमारे गांव के यादव बिरादरी के जो लोग आते थे उस समय खेत काटना, चोरी करना, इस तरह के रूप में जाना जाता था, इलिटरेट के रूप में जाना जाता था। हम लोगों के घर में जैसे जो अधिकारी बना है या संपन्न लोग हैं, ये लोग खेत जोतते थे, बटाई दिया जाता था। 80% यादव बिरादरी के लोगों को अपनी भूमि में बसाने का काम ब्राह्मण और क्षत्रियों ने किया है। आज भी गांव में जाकर के कोई देख ले, 99% दलितों को अपनी भूमि दे करके बसाने का काम किया। और इन लोगों के लिए कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय परिवार आपस में अपने भाइयों से लड़ाई ले लिया, लाठियां चली हैं, इन लोगों को अपनाने में और अपना बनाने में एहसान तो लाद रहे हो कि हमने गरीब ब्राह्मण को गले लगाया। यह भी देखो कि आज इस हैसियत में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है इस धरती पर यादव परिवार को, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों ने किया है। अगर इस तरीके की घटना फिर से प्रदेश में होती, किसी ब्राह्मण के साथ अगर इस तरीके का अत्याचार हो गया या किसी ऐसी सेना ब्राह्मणों के खिलाफ उठेगी, तो क्या आपका अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा भी खड़ा होगा उसी तन मन धन और बल के साथ? देखिए, एक निश्चित सीमा तक हम कानून का आदर करते हैं, करते रहेंगे। हमने, हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र की भलाई के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुर्बानी दिया है, बलिदान दिया है, खून दिया है। हम कानून का आदर करने वाले लोग हैं, कानून का आदर करेंगे। अगर सरकार विफल होती है तो ये लोग ये जान लें कि कहीं भी किसी मामले में ब्राह्मण समाज कमज़ोर नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि ब्राह्मण समाज के लोग या अपर कास्ट के लोग ज़मीन पर उतर करके इनकी भाषा में जवाब दें, लेकिन अगर ये मजबूर करेंगे तो स्थिति आ पड़ेगी और उन्हीं की भाषा में जवाब देने का कार्य होगा। अगर ये लोग मानते नहीं हैं और अपने पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो। विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, द्रोणाचार्य अगर हम हैं तो परशुराम भी बनने में देरी नहीं लगेगी। बिल्कुल सही है, हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है। भगवान परशुराम की बात अगर किए हैं तो भगवान परशुराम ने अन्याय के खात्मा के लिए उन्होंने फरसा उठाया था, ये तो इतिहास भरा पड़ा है। तो मैं ये नहीं चाहता, इससे आम जनमानस को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद देश अपना स्वतंत्र हुआ है, ये भी है। और देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जात की रक्षा के लिए जाति का पक्ष करना ये गुनाह नहीं है। तमाम जातिवादी संगठन हैं, लेकिन संगठन जातीय इसलिए बनते हैं कि अपने समाज के, अपने जात के लोगों जो गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप काम करें, अच्छा है। लेकिन किसी को गाली देंगे ये स्वतंत्रता आपको नहीं है, किसी का सर फोड़ेंगे इसकी स्वतंत्रता नहीं है। क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि ब्राह्मणों को भी एकत्रित होना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही उत्पीड़न उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे में बढ़ता रहेगा? देखिए, 18% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में, इसको संगठित हो ही जाना चाहिए। इसलिए आज की तारीख में ब्राह्मण समाज का कोई है नहीं, कोई राजनेता, कोई राजनीतिक दल नहीं है। अगर इन दलों में ब्राह्मण अगर है तो 8वें नंबर पर बैठा हुआ है, कहीं इसकी पूछ उछ नहीं है और न कोई इनका अधिकार है। ब्राह्मण समाज अनिवार्य रूप से संगठित हो। मैं समाज का नेतृत्व कर रहा हूं, अगर नहीं होगा
तो इससे भी बुरे दिन उसके पर आएंगे। परिस्थितियों से, प्रतिकूल परिस्थितियों में उचित निर्णय लें और संगठित होकर के इन परिस्थितियों को देखते हुए कार्य करें, इसी में उनकी भलाई है और सुरक्षा है। हम सुने थे कल जब अहिर रेजिमेंट वहाँ इटावा में पहुँचा तो आप भी बड़े काफिले के साथ वहाँ पहुँचने वाले थे, 30-40 जिलों के लोग आपके साथ थे। मेरे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे संगठन के लोग करीब हजारों की संख्या में पहुँचते और पूरी तैयारी हो चुकी थी। और जाने का मूल मकसद ये था कि आपसी सौहार्द बिगड़ने न पाए और जो जिस तरह का गलत कार्य किया हो, चाहे वो ब्राह्मण पक्ष का हो चाहे यादव पक्ष का हो, उसे उस तरह का दंड दिया जाए। क्योंकि जिला प्रशासन दो तरह का कार्य किया, कथाकार की FIR तत्काल ले लिया और ब्राह्मण परिवार को तत्काल जेल भेज दिया, लेकिन कूट रचना करने वाले इन कथाकारों पर मुकदमा नहीं कायम हुआ था। इसलिए मेरा पहुंचना वहां आवश्यक था कि न्याय से वंचित नहीं होने दूंगा। अन्याय के खिलाफ सदैव लड़ाई लड़ा हूं। अगर वो कूट रचना करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम, समाज के साथ छल करने का काम वो दोनों कथाकार कर रहे थे, तो उनके भी खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो और उन्हें जेल भेजा जाए। मेरी घोषणा के अनुसार 2 बजे मुझे पहुंचना था और रात में मुझे जानकारी हुई कि FIR हो गया और वो जेल भेज दिए गए हैं। तो मेरा मकसद पूरा हो गया था। मैं जाऊंगा जरूर, उन पीड़ित ब्राह्मण परिवारों से, उस गांव के लोगों से, सभी समाज के लोगों से मैं मिलूंगा। और इस तरह कहीं भी प्रदेश में अगर घटना होती है तो सरकार को सावधान और सतर्क होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ के कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं इटावा कांड को लेकर? चूँकि सरकार उन्हीं की है। अगर जो कार्य हुआ है विलंब से ही सही, ब्राह्मण परिवार को भी न्याय मिला, यादव परिवार को, मैं दोनों को निंदा कर रहा हूं कि कानून हाथ में जो लेगा वो गलत करेगा। जो जिस तरह का अपराध किया है उस तरह का सरकार को छोड़ दिया जाए, प्रशासन अपना काम करे। हाँ, प्रशासन अगर नहीं कार्य करता है तब तो हम लोगों को उतरना ही पड़ेगा न्याय लेने के लिए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने इटावा कांड को लेकर बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। मैंने कई सारे प्रश्न किए इटावा से लेकर अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ को, इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर कि क्या कुछ राजनीति हो रही है, कहाँ क्या कुछ सियासत हो रहा है और किस तरीके से ब्राह्मण परिवार और जो यादव अगर पीड़ित है तो उनको किस तरीके से न्याय मिलेगा। अपने बेबाकी से अपनी राय रखी। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी टेक्स, लखनऊ।